यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। दादा कोई कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही है। सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल सुनाऊंगा। नहीं, मुझे आज ही सुनना है। हम्म, सुनाओ ना, प्लीज प्लीज। ओके सुनाता हूँ। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। नहीं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी, मुझे एक भूतिया कहानी सुननी है। कोई चुड़ैल की कहानी सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी। उनमें से एक का नाम था सुहागन चुड़ैल। चुड़ैल का नाम सुहागन क्यों? वह मैं जब कहानी सुना दूंगा। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी, जिनमें से एक का नाम सुहागन चुड़ैल था। एक बार की बात है, गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी और उसके साथ उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। वक्त निकलता जा रहा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भी कोई लड़का उसे देखने आता था, वह वापस अपने घर चला जाता था, क्योंकि वह सुंदर लड़की के ऊपर एक चुड़ैल का साया था और चुड़ैल को उस लड़की की खूबसूरती बहुत पसंद था और वह इसे पाना चाहती थी। इसलिए उसकी शादी किसी से नहीं होने देना चाहती थी। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसका साया उससे हट जाएगा। यह बात उसको पता था। यह सब देखकर दादी को बहुत बुरा लगता है। गांव के लोग उसकी पोती पर गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। तब एक दिन दादी एक तांत्रिक को बुलाती है। जब तांत्रिक आता है, वह लड़की को देखकर ही समझ जाता है कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। थोड़ी देर बाद दादी उससे पूछती है कि यह सब कैसे ठीक होगा। तब तांत्रिक बोलता है कि यह सुहागन चुड़ैल का साया है। तब दादी बोलती है, सुहागन चुड़ैल यह कौन है? तब तांत्रिक सुहागन चुड़ैल की कहानी बताता है। एक गरीब परिवार अपनी आर्थिक समस्या से परेशान थे। उसके घर में कुल मिलाकर 5 लोग थे। हरिया और उसकी पत्नी सविता और एक छोटा सा लड़का, 2 बेटी। बड़ी वाली बेटी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और छोटी वाली स्कूल में पढ़ती थी। हरिया बहुत मेहनती आदमी था। वह दिन में काम करता था और रात को अपना सारा समय अपने परिवार को देता था। बस यही उसकी ज़िंदगी थी। बहुत दिन बाद उसके घर में एक खुशी का माहौल आया था। उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो जाती है और लड़के वालों को लड़की बहुत पसंद आती है। शादी तय हो गई थी और पंडित जी से भी दिन तारीख निकलवा लेते हैं। शादी की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चलती है। शादी को अब बस 2 दिन ही बचे थे। तभी वह लड़की का प्रेमी को पता चलता है कि वह लड़की की शादी हो रही है, तो उसे बहुत दुख होता है कि उस लड़की की शादी हो रही है। तब उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तू शादी कर ले उससे, अगर करना चाहता है तो। और दूसरे दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तू उस लड़की को किडनैप कर ले। ज़्यादा जिद करने की वजह से वह मान जाता है और लड़की को किडनैप कर लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और उधर लड़की नहीं मिलने की वजह से लोगों के बीच में तरह तरह के बातें उठने चालू हो जाते हैं। लड़के वाले भी पूछने लगते हैं कि लड़की किधर है, लेकिन उन सब के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो वह क्या बोलते हैं? लड़के वाले शादी तोड़ कर चले जाते हैं और इधर यह लड़का दरवाज़ा भी नहीं खोलता है, जिस वजह से लड़की भगवान को प्यारी हो जाती है। तांत्रिक कहता है कि यह कहानी सुहागन चुड़ैल की थी। तब दादी बोलती है कि अब क्या करना है? तब तांत्रिक बोलता है कि क्या करना है? सुहागन चुड़ैल को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वह साया उस लड़की से नहीं हटेगा। तब दादी तांत्रिक के साथ मिलकर सुहागन चुड़ैल को मुक्ति दिलवा देती है और उसके बाद उसकी पोती का भी अच्छे से शादी हो जाता है। बस यही थी कहानी, एक सुहागन चुड़ैल की। यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। दादा कोई कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही है। सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल सुनाऊंगा। नहीं, मुझे आज ही सुनना है। हम्म, सुनाओ ना, प्लीज प्लीज। ओके सुनाता हूँ। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। नहीं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी, मुझे एक भूतिया कहानी सुननी है। कोई चुड़ैल की कहानी सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी। उनमें से एक का नाम था सुहागन चुड़ैल। चुड़ैल का नाम सुहागन क्यों? वह मैं जब कहानी सुना दूंगा। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी, जिनमें से एक का नाम सुहागन चुड़ैल था। एक बार की बात है, गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी और उसके साथ उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। वक्त निकलता जा रहा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी,
क्योंकि जब भी कोई लड़का उसे देखने आता था वह वापस अपने घर चला जाता था, क्योंकि वह सुंदर लड़की के ऊपर एक चुड़ैल का साया था और चुड़ैल को उस लड़की की खूबसूरती बहुत पसंद था और वह इसे पाना चाहती थी। इसलिए उसकी शादी किसी से नहीं होने देना चाहती थी। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसका साया उससे हट जाएगा, यह बात उसको पता था। यह सब देखकर दादी को बहुत बुरा लगता है। गांव के लोग उसकी पोती पर गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। तब एक दिन दादी एक तांत्रिक को बुलाती है। जब तांत्रिक आता है वह लड़की को देखकर ही समझ जाता है कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। थोड़ी देर बाद दादी उससे पूछती है कि यह सब कैसे ठीक होगा। तब तांत्रिक बोलता है कि यह सुहागन चुड़ैल का साया है। तब दादी बोलती है, सुहागन चुड़ैल यह कौन है? तब तांत्रिक सुहागन चुड़ैल की कहानी बताता है। एक गरीब परिवार अपनी आर्थिक समस्या से परेशान थे। उसके घर में कुल मिलाकर 5 लोग थे। हरिया और उसकी पत्नी सविता और एक छोटा सा लड़का, 2 बेटी। बड़ी वाली बेटी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और छोटी वाली स्कूल में पढ़ती थी। हरिया बहुत मेहनती आदमी था। वह दिन में काम करता था और रात को अपना सारा समय अपने परिवार को देता था। बस यही उसकी ज़िंदगी थी। बहुत दिन बाद उसके घर में एक खुशी का माहौल आया था। उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो जाती है और लड़के वालों को लड़की बहुत पसंद आती है। शादी तय हो गई थी और पंडित जी से भी दिन तारीख निकलवा लेते हैं। शादी की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चलती है। शादी को अब बस 2 दिन ही बचे थे। तभी वह लड़की का प्रेमी को पता चलता है कि वह लड़की की शादी हो रही है, तो उसे बहुत दुख होता है कि उस लड़की की शादी हो रही है। तब उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तू शादी कर ले उससे, अगर करना चाहता है तो। और दूसरे दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तू उस लड़की को किडनैप कर ले। ज़्यादा जिद करने की वजह से वह मान जाता है और लड़की को किडनैप कर लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और उधर लड़की नहीं मिलने की वजह से लोगों के बीच में तरह तरह के बातें उठने चालू हो जाते हैं। लड़के वाले भी पूछने लगते हैं कि लड़की किधर है, लेकिन उन सब के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो वह क्या बोलते हैं? लड़के वाले शादी तोड़ कर चले जाते हैं और इधर यह लड़का दरवाज़ा भी नहीं खोलता है, जिस वजह से लड़की भगवान को प्यारी हो जाती है। तांत्रिक कहता है कि यह कहानी सुहागन चुड़ैल की थी। तब दादी बोलती है कि अब क्या करना है? तब तांत्रिक बोलता है कि क्या करना है, सुहागन चुड़ैल को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह साया उस लड़की से नहीं हटेगा। तब दादी तांत्रिक के साथ मिलकर सुहागन चुड़ैल को मुक्ति दिलवा देती है और उसके बाद उसकी पोती का भी अच्छे से शादी हो जाता है। बस यही थी कहानी, एक सुहागन चुड़ैल की। यह वीडियो काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। आदि मानव यह एक ऐसी कहानी है जो कि एक बच्चे के ऊपर आधारित है। एक ऐसा मासूम बच्चा जो कि आदि मानव का शिकार बन जाता है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सब लोग अपने बच्चे की भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। यहाँ बच्चों के माता पिता बच्चों के पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार बन गए थे। इसी गाँव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने घर में सबको पढ़ने के लिए बोलते थे। उसका एक बेटा था आदित्य, जो कि 12वीं में पढ़ता था और इस साल उसका 12वीं का रिज़ल्ट आने वाला था। उसका रिज़ल्ट आने के बाद राजेश बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी परसेंटेज उसकी पढ़ाई के हिसाब से बहुत कम आए थे इस साल। राजेश के गुस्सा करने के कारण आदित्य डिप्रेशन का शिकार बन जाता है और रात को अकेले टहलने चला जाता है और वह वहाँ बैठकर रोने लगता है। रोते रोते बहुत देर हो जाती है। तब अचानक से एक आवाज़ आती है, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? कौन है और कौन बोल रहा है? उसके बाद एक काला सा साया आकर आदित्य के अंदर घुस जाता है। अगले सुबह जब उठता है तब वह देखता है कि वह घर में है। वह सोचने लगता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और रात को उसके साथ क्या हुआ था। तब वह अपने पापा से पूछता है कि मैं घर कब आया था। तो राजेश कुछ बोलता है कि तुम पूरे दिन रात घर में ही थे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। उसके बाद उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ ज़्यादा शक्तियाँ आ गई हो। जब भी वह रात को बाहर जाता था तब उसका शरीर पूरा बदल जाता था और वह एक आदि मानव के रूप में आ जाता था और पूरे रास्ते चिल्लाते चिल्लाते जंगल में चला जाता था
और वह वहाँ पर जाकर सब कुछ तहस नहस करने लग जाता था। अगले वर्ष फिर 12वीं का परीक्षा होने वाला था। जैसे ही ये बात आदित्य को पता चलती है तो वह फिर से उदास हो जाता है। जैसे ही देखता है कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके घर वाले बच्चों को परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए दबाव डालते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और जैसे ही रात होती है तो वह अधिमानव बन जाता है और रात को सब लोगों को सज़ा देने चला जाता था। जब तक परीक्षा ख़त्म नहीं हुआ यह सिलसिला चलता जा रहा था। तब गांव वाले इस बात के ऊपर जोर डालते हैं और इस राज से पर्दा उठाने के लिए जुट जाते हैं। तब सब गांव वाले के साथ मिलकर यह बात क्या है वह जानने के लिए मिल जाते हैं। बहुत दिन कोशिश करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह एक आदिमानव का रूप है और यह आदिमानव और कोई नहीं राजेश जी का बेटा आदित्य है। तब सब लोग राजेश जी को बताते हैं कि उनका बेटा एक आदिमानव बन चुका है। हमला कर देता है। उसी समय प्रभु श्री राम जी प्रकट होते हैं और उसके बाद श्री राम जी कंकाल को जलाकर भस्म कर देते हैं। एक ऐसा गांव जहां तंत्र विद्या और काला जादू किया जाता था। बहुत दिनों तक आसपास के किसी भी गांव को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये सब भी होता है। गांव के बीचों बीच काली जी का मंदिर पड़ता था और गांव का नाम कालखंड था। क्या ये लोगों का दिया हुआ नाम था या फिर प्रकृति की मर्जी थी? रमेश, ओ रमेश, खाना कब खाओगे बेटा? बहुत रात हो गई है। कल सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। आ रहा हूँ। एक कहानी भी नहीं लिखने देते। ना जाने कब मेरा प्रोजेक्ट खत्म होगा। काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ। उसके बाद रमेश नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद रमेश के पिता उससे पूछते हैं कि वह ऊपर क्या कर रहा था। कुछ नहीं, ऑफिस का काम कर रहा था। सुबह होता है तो रमेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रमेश के पिता सब्जी लेने के लिए निकल जाते हैं। अपने घर से कुछ देर चलने के बाद सब्जी लेने के लिए एक कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था और उसके 5 मिनट बाद सब्जी मंडी आता था। लेकिन उधर से जाने से पहले ही लोग कब्रिस्तान में खो जाते थे और उस कब्रिस्तान में भयानक भयानक आवाज़ें आती थी। लोगों को जब ये बात पता चलता है तो वो इस रास्ते को बंद कर देते हैं और सब लोगों को मना कर देते हैं कि उस रास्ते से कोई ना जाए। गांव में इस बात को लेकर बहुत अफरा तफरी मच जाती है। रमेश अपने ऑफिस में परेशान हो रहा था। तब उसके पास अरुण आता है और उसे पूछता है कि क्यों आज वह उदास है। तब रमेश बताता है कि उसे एक प्रोजेक्ट मिला है और उसे यह पूरा करना होगा। उसके बाद अरुण उसे उसके घर के इधर जो कब्रिस्तान है उसमें जाकर महसूस करने को बोलता है और उसे कहानी लिखने को बोलता है। इसके बाद रमेश को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और उसके बाद वह रात को वहाँ चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। वह बहुत डर जाता है और जल्दबाजी में भागने के चक्कर में वह एक कंकाल के कब्र पर पैर रख देता है। पैर रखने की वजह से कब्र टूट जाता है। उसके बाद कंकाल वापस से उठ जाता है और आने वाले खतरों को भी साथ में लेकर आ जाता है। कंकाल और कोई नहीं बल्कि रमेश का बड़ा भाई था। कंकाल पूरे जगह जा जाकर घूमता है और लोगों को अपने बस में कर लेता है। 2-3 गांव के लोगों को अपने बस में कर लेता है। लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं। तब रमेश के पिता बहुत प्रसिद्ध पंडित को बुलाते हैं और बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। तब रमेश खुद प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता है। जब रमेश यह सब कर रहा था तब कंकाल उसे यह सब करते हुए देख लेता है और गुस्से में आकर वह उस पर हमला कर देता है। उसी समय प्रभु श्री राम जी प्रकट होते हैं और उसके बाद श्री राम जी कंकाल को जलाकर भस्म कर देते हैं। उसके बाद सारे लोग फिर से ठीक हो जाते हैं और पहले के ही तरह अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीने लगते हैं। कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं।